हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स जो है आपका, जो कि पेपर है आपका पॉलिटिकल, मेजर या माइनर दोनों में आपका आ जाता है। सो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये पेपर है और इसका सिलेबस हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है आपका वीडियो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको मैं कवर करवाऊंगी। इस पेपर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये पेपर बहुत अच्छा है, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपको कोई भी, अगर बीएड से जुड़ा हुआ एग्जाम है या फिर आप कोई भी इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो इस पेपर से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। और आफ्टर ग्रेजुएशन आप कोई ना कोई एग्जाम के लिए अपेयर करोगे ही। सो इस पेपर को बहुत ही थॉरोली आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इसके साथ एक और चीज़ है कि इस पेपर में ऐसा है कि अगर आपको बहुत अच्छे से आपने इसको रिवाइज किया, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको मार्क्स अच्छे आने के चांसेस है। बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसा पेपर भी है, अगर इसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें लेके आओगे तो इस पेपर में बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं। सो इस पेपर को पहले से ही आपको क्या करना है, समझना है, सिलेबस भी देखना है और साथ के साथ इसको तैयार पहले से कर लेना है। क्योंकि आप एग्जाम के टाइम में अगर इस पेपर को प्रिपेयर करोगे तो चीज़ें आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें टोटल बहुत सारे यूनिट है, तो वो भी देखती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला इसका जो है पेपर का आउटकम, या जो भी अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, जनरली इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको जो भारतीय संविधान है उसको बहुत अच्छे तरीके, बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझना है। उसमें उसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, राइट्स, ड्यूटी, क्या क्या आपको जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आपका क्या जो कर्तव्य है उसके बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में बताया एज ए सिटीजन। फिर इसमें आपको स्टेट इंस्टीट्यूशन, जो आपका राज्य है उसमें कौन कौन से जो है काम करता है, इंस्टीट्यूशन कौन सा काम करता है उसके बारे में है। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत का जो आपका सोसाइटी उसका क्या नेचर रहा है और पॉलिटिक्स उससे कैसे एसोसिएटेड है। अब यहाँ स्पेसिफिक लिखा हुआ है आपका कास्ट, क्लास, जेंडर एंड रिलीजन। तो आपका जो जाति है और वर्गीकरण है, या फिर आपको लिंग के आधार और धर्म के आधार पे आपको समझना है। तो यहाँ पे जो सिलेबस में जो शब्द दिया गया ना, वहीं से आपके क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं एग्जाम में। और नॉलेज ऑफ पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में जो आपको पार्टी सिस्टम है और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको राजनीतिक दल हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है इसका। टोटल 9 यूनिट है। अगर देखोगे तो बहुत शॉर्ट में सिलेबस लिखा हुआ है, बट जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको थोड़े डिटेल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखते हैं वन बाई वन। पहला यूनिट जो है आपका, ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फेडरलिज्म। अगर देखा जाए, इन शॉर्ट अगर देखा जाए, भारतीय संविधान के अनुसार आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 50 तक आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आपको मौलिक अधिकार के बारे में, राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में, जिसको डीपीएसपी हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोल देते हैं, और जो संघवाद है, फेडरलिज्म है, ये आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया जाएगा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर भारतीय संविधान देखा जाए, उसका बेसिक फीचर अगर पूछा गया, तो बेसिक फीचर अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ते हो, तब भी आपको 10 से 20 आपको कम से कम जो है वो फीचर्स पता होने चाहिए। क्योंकि एग्जाम में शॉर्टेज हो जाता है, वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल भी जाते हो। तो जब बेसिक फीचर पढ़ोगे कि क्या क्या उसके जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अपने भारतीय संविधान के बारे में, उसको भी आपको डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा। डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार पे आपको क्या करना है, डिबेट जो है आपको वाद विवाद वाला जो पॉइंट है उसको देखना पड़ेगा, उसको अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट को किसने क्या बोला है, फंडामेंटल राइट क्यों ज़रूरी है, या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन जो है वो भी आपको आ सकता है। और इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि आपको राज्य नीति निर्देश सिद्धांत है। और भारत में जो फेडरलिज्म है, आपको संघवाद है, वो कौन सा संघवाद है, आपको यूएसए से लिया गया है या फिर आपको कैनेडियन प्रिंसिपल से एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पहला यूनिट है और पहले यूनिट से आपको अगर देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे एग्जाम में। और वैसे भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका पॉलिटी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, अगर किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। सेकेंड यूनिट है आपका स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन, जितने भी आपको राज्य बने हुए हैं आज़ादी के बाद, अगर 1947 के बाद देखा जाए, तो चाहे आपका किसके आधार पे बनाया गया, भाषा के आधार पे बनाया गया, जो भी आपके, अगर देखोगे आंध्र प्रदेश का जो इशू है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, हरियाणा पंजाब वाला इशू वो आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टेट आपको जो निर्माण हुए थे उसमें आपको बहुत सारे कमेटी और कमीशंस आते हैं। जैसे कि 1956 का एक्ट है, आपको 1956 का आपका अधिनियम है, उसके अलावा आप कमीशन वगैरह भी आपको देखना पड़ेगा। कमीशन कौन कौन से, जेपीवी कमीशन है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको जो है फैज़ल अली कमीशन है। तो ये सब सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा। और जब इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा एकदम लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्योंकि भाषा के आधार पे जो राज्य बना है उसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये सही था या गलत था, या फिर इससे कौन कौन सा कमीशन रिलेटेड था। तो ये आपका सेकेंड यूनिट में रहने वाला है। तो 2 यूनिट मैंने आपको बता दिया। पहला वाला जो है वो आपको मौलिक अधिकार, मतलब काफ़ी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, और सेकेंड में भी। थर्ड यूनिट जो है आपका
ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल। सो आपको जो आपको केंद्र लेवल है और उसके अलावा अगर देखा राज्य लेवल पे कौन कौन से, जैसे पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर। तो अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए आपको जो है, तो उसमें आपको पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जुडिशरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है। सो एक तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर आई थिंक आपको प्राइम मिनिस्टर से पूछ दिया गया था। अब इसमें ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं कि आप बस एक किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ लिख के आ जाओगे, आपको डिटेल पता होना चाहिए। एक तो क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, फिर उसके बाद अभी बीच में कौन से प्राइम मिनिस्टर, तो एक उसमें पूरा क्रोनोलॉजी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा उसमें अनुच्छेद, आपको आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए, तो उसमें डिटेल जाके आपको देखना पड़ेगा। जुडिशरी से क्वेश्चन आता है, तो जुडिशरी से क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। और पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो पार्लियामेंट आपको राज्यसभा, लोकसभा और इसके अलावा प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाएगा। चीफ मिनिस्टर भी आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर देखा जाए तो उसमें आपको फैक्ट्स भी थोड़ा सा रटना पड़ेगा। अगर वैसे तो पॉलिटी में आपको कॉन्सेप्ट के पे पकड़ होना चाहिए, बट ये एक ऐसा आपका सिलेबस है जिसमें आपको कुछ चीज़ें याद भी रखना पड़ेगा। अनुच्छेद आप उसमें उल्टा पुल्टा लिख के नहीं आ सकते हो, क्योंकि वो आपको वहाँ पे जो है वो दिक्कत हो जाएगा। थर्ड मैंने बता दिया। फोर्थ यूनिट जो है आपको सोशल स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिकल पावर, कास्ट, क्लास एंड जेंडर। सो आपका जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट, क्लास और जेंडर, मतलब जाति और जो वर्ग है और आपके लिंग है उससे कैसे एसोसिएटेड है, उससे कैसे प्रभाव उस पर पड़ता है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको फोर्थ यूनिट में बताया जाएगा। फिफ्थ यूनिट जो है आपका रिलीजन, पॉलिटिक्स, डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको, ये वाला यूनिट जो फिफ्थ यूनिट है उससे आपको सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म, इससे तो सवाल आपको हर साल पूछ लिया जाता है। तो सेक्युलरिज्म आपको अगर हिंदी में बताया जाए तो धर्मनिरपेक्षता, और जो कम्युनलिज्म है वो आपको सांप्रदायिकता। तो इसमें आप ये दोनों चीज़ें, क्योंकि अगर देखा जाए तो करंट अफेयर में ये चीज़ें होती है ना, आपको न्यूज़ में रहता ही रहता है, सेक्युलरिज्म से कुछ ना कुछ रिलेटेड रहता है। आपको कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर आपको अगर कोई इशू चल रहा है आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी धर्म को लेके, सो ये चीज़ें आपको अवेयरनेस आपको इस पेपर में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि बस इसमें चीज़ों को थ्योरेटिकली रट के जाओगे, एग्जाम में लिख के आ जाओगे। कुछ अगर आसपास चीज़ें चल रही है तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देते रहना इस पेपर में। कम्युनलिज्म में जो है आपको सांप्रदायिकता जो है, आपको जो भी है कम्युनल जो भी राइट्स हो रहे हैं या फिर आपको उससे कुछ चीज़ें चल रही है, तो ये सारे डिबेट्स पे देखने हैं। डिबेट में आप तभी लिख सकते हो जब आपको दोनों पक्ष पता हो, इसमें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, निगेटिव क्या पॉइंट्स क्या है, धर्मनिरपेक्षता भारत में कैसा है, पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है, फ्रांस में कैसा, क्योंकि एक बार कंपैरेटिव क्वेश्चन भी पूछा गया था। यूनिट नंबर 6 है आपका, ठीक है। तो यूनिट 6 में आपको पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1947 के बाद आपको जो भी पार्टीज बने हैं ना, चाहे आपको CPIM है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको बीजेपी के बारे में या कांग्रेस के बारे में, ये स्पेसिफिक एक पॉलिटिकल पार्टी का राइज आपको वैसे तो थोड़ा थोड़ा सब पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, बट उसमें हो सकता है कि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी पे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, वहाँ पे उनके राइज के बारे में पूछा जा सकता है कि उनका उद्भव कैसे हुआ था, या फिर उस पर आपको क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या किस तरह से वो जो है अपने आप को उन्होंने रिफॉर्म किया, बनाए। तो ये सारी चीज़ें डिटेल आपको उसमें भी थोड़े फैक्चुअल चीज़ें आपको रटना पड़ेगा कि राइज कैसे हुआ था, उससे कौन कौन से लोग एसोसिएटेड हैं, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ये आपको राइज ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशल रेफरेंस हो सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल आपको बन सकते हैं। और खासकर 1950s में अगर देखा जाए तो क्या क्या चेंजेस आए थे वो सब भी आपको देखना पड़ेगा 6th यूनिट में। 7th जो है वो आपका डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, प्लान इकोनॉमी, न्यू लिबरल स्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग। अब ये देखा जाए तो इस पेपर में ना ऐसे है कि आपको लगभग पूरा 47 से लेकर 1947 से लेकर आपको 90s तक चला जाता है। ग्लोबलाइजेशन वाला जो फेज़ है आपका, वैश्वीकरण वाला जो आपका फेज है, वहाँ तक जाएगा चीज़ें, और वहाँ तक आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लान इकोनॉमी पूछा गया तो आपको LPG रिफॉर्म जो है, आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला फेज जो है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो आपने पॉलिटी भी पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल चीज़ें भी पढ़ रहे हो इसमें, और इसके अलावा इकोनॉमी भी थोड़ा बहुत इसमें आ रहा है। प्लान इकोनॉमी इसमें क्या क्या चीज़ें, न्यू लिबरल रीस्ट्रक्चरिंग क्या था, ये 7th यूनिट में है। डेवलपमेंट पूछा गया, स्ट्रैटेजी हो सकता है, प्लानिंग कमीशन वगैरह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी ईयर में कौन से प्लान आए थे, ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जी वाला पेपर भी एक होता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया जाता है, कंटेम्प्रेरी इंडिया वाले में। थर्ड जो आपका 7th मैंने आपको बता दिया। 8 यूनिट जो है उसमें आपको सोशल मूवमेंट्स, वर्कर, फार्मर्स, एनवायरमेंटल, वुमेन्स मूवमेंट्स। अब यहाँ पे जो सोशल मूवमेंट, आपको सामाजिक आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। अब इसको किसके संदर्भ में पूछा गया, वर्कर्स के संदर्भ में, फार्मर्स के, एनवायरमेंटल और वुमेन्स मूवमेंट। तो ये 4 तो याद ही रखो। अब सवाल आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि सोशल मूवमेंट आप वर्कर के संदर्भ में बताओ, तो वहाँ पे आप फार्मर लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको एनवायरमेंटल, आपको पर्यावरण के संदर्भ में पूछा गया है तो आप उसमें अगर आप फार्मर लिख के आते हो और फिर वर्कर लिख के आते हो तो उसमें भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वुमेन्स के संदर्भ में पूछा जाता है तो वुमेन्स के संदर्भ में आपको बताना पड़ेगा।
और 7th यूनिट में अगर देखा 8th यूनिट में अगर देखा जाए तो किसान मूवमेंट्स जो भी आपको 70s में हुए हैं या फिर आपको जब भी हुआ है उसको आपको देखना पड़ेगा 90s से पहले के जो आपको फार्मर मूवमेंट्स है। इन्वायरमेंटल अगर पूछा गया है तो जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये सब सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। चिपको आंदोलन है उसके बारे में आप बता सकते हो। और वुमेंस मूवमेंट को लेके भी अगर देखा जाए तो खासकर जो भी आपको 90s 70s 80s में हुआ है, खासकर ये वाला यूनिट जो है वो इमरजेंसी में जो भी आपको डेवलपमेंट हुआ था उससे रिलेट करके चीज़ों को आपको देखना है। इसके अलावा जो लास्ट यूनिट है वो है आपका 9th यूनिट, और 9th वाले में नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया डेवलपमेंट एंड वेलफेयर रेगुलेटरी। तो ये भी आपको देखा जाए तो इंडिया का वेलफेयर प्रोग्राम कौन कौन सा है, स्कीम्स और रिलेटेड जो है सवाल है, रेगुलेटरी क्या क्या कौन कौन से बॉडीज़ बनाए गए हैं, और नेचर ऑफ इंडिया का स्टेट कैसा रहा है, क्या क्या उसमें परिवर्तन आया है, ये आपको 9th वाले यूनिट में पढ़ना है। सो टोटल 9th यूनिट मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा जो सवाल आता है यूनिट आपको पता चल गया क्या क्या पढ़ना है, ये सब पता चल गया, बट एक प्रॉब्लम आता है कि इसको हमको पढ़ना कहाँ से कैसी चीज़ों को कवर करना है। सो एक दो बुक आप जनरली आप सुनोगे, एक तो लक्ष्मीकांत का बुक है आपको पॉलिटी पे, तो वो आप देख सकते हो। डी वासु का भी बुक है, जो कि आपको डी वासु वाला बुक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही वेग है, उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा चीज़ों को सेग्रीगेट करने में, पढ़ने में, तो आप लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि यूनिट वाइज आपको रिसोर्सेज चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, अगर आपको लगता है कि उस पर आपको वीडियो मिलना चाहिए, सो पॉलिटी और हिस्ट्री में दोनों में अगर लगता है, इवन अदर पेपर में भी किसी पेपर में आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, उसमें आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं हर यूनिट का आपको जो है वो वीडियो बना के और पीपीटी फॉर्मेट में आपको दूंगी, वहाँ पे चीज़ें आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।